दूसरी छुट्टी है उसकी ये इस वीक में। क्यों? कुछ काम भी नहीं है फिर भी? मुस्कान भी नहीं आई। चलो प्रिज्म। प्रिज्म क्या है भाई? आपके पास 5 नंबर का ये टॉपिक रहता है पूरा का पूरा प्रिज्म वाला। प्रिज्म क्या है आपके पास? प्रिज्म आपके पास एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास है जिस ग्लास के को हम इस तरह से मैग्नीफाई करते हैं कि जब इसके ऊपर एक कोई वाइट रे लाइट डाली जाती है तो वो क्या हो जाती है? 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे आपके सर्वल्स कलर नज़र आते हैं इसकी दूसरी साइड पे उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें जो सर्वल कलर्स आपके बनेंगे, 7 कलर जो आपके बनेंगे, वो सभी कलर को कहाँ से बनते हैं, कैसे डेविएट होते हैं, इन सब के बारे में हम इसको प्रिज्म को पढ़ते हैं। प्रिज्म में सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो प्रिज्म का डायग्राम, ये जो प्रिज्म का आपको फेस दिख रहा है ये वाला, ये प्रिज्म का आपका रिफ्रैक्टिंग फेस है जिसका हम एक फेस हम यूज कर रहे हैं। जहां पे आपकी 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म एंगल। ये प्रिज्म एंगल आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि भाई प्रिज्म किस क्वालिटी का है, कितना बेटर रिफ्रैक्शन करेगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, एक रे लाइट डालनी है। जो रे लाइट डाली है इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये रे लाइट जब आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगी? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है और ये रे लाइट बेंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल। जहां बेंड होगी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन जाएगा, जिस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको R1 नाम दे देंगे। ये रे लाइट जब वापस सेकंड मीडियम से पहले मीडियम में आएगी, मींस डेंसर टू रेयर आएगी, तो जिस पॉइंट से निकलेगी ना वहां पे भी एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे एक एंगल आपका ये बना देगी। ये एंगल को आप एमरजेंस एंगल भी बोल सकते हो। अब ये इमरजेंस एंगल वो है जब कोई भी रिफ्रैक्शन का केस जहां पे खत्म होता है वहां पे, हालांकि ये एंगल ई किसके बराबर है? एंगल आई के बराबर है, बिकॉज सेम मीडियम में बने हुए एंगल क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अब आपने करना क्या है इसमें जो रे लाइट हमारी जा रही थी इसकी पोजीशन ऐसे होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकली है उसकी पोजीशन, ये जहां दोनों काटते हैं वहीं पे आपका क्या बन जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। और प्रिज्म फॉर्मूले में ये डेविएशन आपका एक ऐसा एंगल है जिसके बाद लाइट डेविएट होना स्टार्ट होती है। तो हमें निकालना क्या है? ये एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आप ट्रायंगल देखोगे तो एक ऐसे ट्रायंगल बन गई है आपके पास, यूं यहाँ पे एंगल बन गया है डेविएशन। अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल के, इसके 2 अपोजिट एंगल के सम के ये क्या होता है? इक्वल। तो डेल जब हम निकालेंगे तो हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला और ये वाला। ये एंगल इसमें है नहीं, तो ये एंगल कैसे निकलेगा? ये तब निकलेगा जब ये एंगल, ये वाला पूरा, ये एंगल किसके बराबर है? इस टोटल पूरे एंगल के बराबर। ठीक है, और ये एंगल जो पूरा है ये कैसे निकलेगा? इस R1 में से ये एंगल इसके अपोजिट आई हो जाएगा, इस I में से इस R1 को क्या कर दें? माइनस कर दें। तो ये एंगल नहीं आ गया हमारा I माइनस में R1, और इस तरफ का एंगल आ जाएगा E माइनस में R2, निकल जाएगा। तो ये डेविएशन से आप निकाल लें, दोनों को आप निकाल के एंगल डेल जो भी निकलेगा हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा? तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे, इसका डेल का जो इक्वल होगा I माइनस में R1 प्लस E माइनस में R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमने क्या करना है? एंगल को सिमिलरिटी में लेके आना है जिससे हम प्रिज्म एंगल को भी इंक्लूड कर सके। इसलिए हमने एक ट्रायंगल ली हमारी QNR जिसका सम कितना रहता है? 180 डिग्री, और एक हमने क्या ले लिया? ये क्वाड्रेटर ले लिया हमारे पास, ये पूरा
जिसका सम कितना रहता है 360 डिग्री। तो ये पूरा जब हम लेंगे तो देख ध्यान से, ये पूरा एंगल इस एंगल के पूरे के बराबर है, इस वाले के इधर वाले के, ठीक है। तो ये ऐसे रहता है, तो ये निकाल लेंगे दोनों का सम, अपोजिट एंगल का ले लेंगे, एंगल प्रिज्म एंगल और उससे अपोजिट एंगल जो है एंगल एन यहाँ पे बन रहा है वो, इन दोनों का सम इस ट्रायंगल के बराबर रख दो, काट पीट दो, जो आपका आएगा वो एंगल आ जाएगा, ठीक है। दोनों को बराबर रखने के बाद फॉर्मूले में डेरिवेशन हम इसका कर चुके हैं, आप वहाँ से इसका डेरिवेशन कर लें। दो पोजीशन के लिए हम निकालते हैं और डेविएशन मिनिमम के लिए जो रहता है उसमें हमें दो वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई में साइन आर। इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल चाहिए, इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन आप ऊपर बने हुए फॉर्मूले से बना लो। आर तो यहाँ से बन जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2, 2R ए के बराबर, R इज इक्वल टू ए बाई 2। ऐसे ही एंगल आई निकाल लें तो आई यहाँ से निकल जाएगा, आई यहाँ से निकल जाएगा, ए को इधर ले जाए प्लस का, I1 प्लस I2 2I के बराबर हो जाएंगे, उधर 2 लेके जाओगे तो आपका डेल प्लस में ए बाई में 2 आ जाएगा। दोनों आप फॉर्मूले में पुट कर दे, स्नेल लॉ को सोल्व कर ले, ये आपके पास बन के आ जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला आपका रहता है वो आपके दो रिफ्रैक्शन के बीच का, मतलब डेविएशन के लिए इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन के लिए प्रिज्म एंगल का रिलेशन बताता है, और मिनिमम डेविएशन आपका किसी भी डेविएशन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन बताता है, जो किसके बराबर होता है, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस में डेल बाई 2 ए बाय में 2। इसको सोल्व भी हमने आगे किया था, जहाँ पे दो रिफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, पर ये हरियाणा बोर्ड में ज़्यादा आता नहीं है, तो आपको इसका आपके सिलेबस में भी नहीं है। फिर है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या थी? डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसी भी वाइट लाइट का आना और 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो जाना, एक स्पेक्ट्रम बना देना जिसमें आपको 7 कलर नजर आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के अंदर ये सारे कलर आपके एंगल ऑफ डेविएशन की हेल्प से बनते हैं। वो एंगल ऑफ डेविएशन सभी कलर्स के बीच में डिफरेंस भी बताता है और वेवलेंथ का भी कंपैरिजन करता है। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से, ये जो बन रही है ना, ये सीरीज दिख रही है आपको कलर की, इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम सीरीज। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम सीरीज। ये जो स्पेक्ट्रम सीरीज है ये आपकी विग्योर जो आपकी फॉर्मेशन है उसको बनाती है, जिसमें आपके 7 कलर आपके अलग अलग बनते हैं। तो ये कलर आपको यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं, ये आप इसको बना लें। ये वॉयलेट हो गया, BIGYOR, ये आपका रेड कलर है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये इंडिगो है, ये ऊपर वाला ब्लू है, और सबसे नीचे वाली लेयर है वो किसकी है? वॉयलेट कलर की। वॉयलेट और ब्लू कैसा दिखता है? मिक्सअप सा दिखता है। अच्छा VI है क्या? ये लो, ठीक है। इंडिगो और वॉयलेट जो है वो मिक्सअप में दिखते हैं। वॉयलेट के ना दिखने का रीजन क्या है? इसकी वेवलेंथ कैसी होती है? शॉर्ट वेवलेंथ होती है। तो यहाँ से हमें यह भी पता चल जाता है रेड कलर की वेवलेंथ कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी, और जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है वो कैसी रहेगी? कम रहेगी। तो ये आपका डिफाइन करता है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है। ये डिस्पर्सन ऑफ पावर। पावर ऑफ डिस्पर्सन क्या रहता है हमारा? जो हमारा एंगुलर डिस्पर्सन होता है वो बाय में मीन डिस्पर्सन, ठीक है। ये भी हम नहीं करते भाई, आता नहीं है ये। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हमने नहीं किया है। स्काई का ब्लू दिखना किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप ये याद रख लेना। वैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है? वो एक है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या रहता है? जो पार्टिकल होते हैं ना मीडियम में, जो भी आपके नेचर में पार्टिकल है, जब उनसे लाइट गिरती है और गिरने के बाद लाइट है ना सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें ब्लू जो आसमान जो है वो स्काई जो है वो कैसा नज़र आता है? ब्लू कलर का नज़र आता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्काई हमें ब्लू कलर का क्यों नज़र आता है? या फिर जो पानी आप देखोगे हर जगह पे लंबा, अगर कहीं समुद्र वगैरह में है या कोई अच्छे तालाब है बड़े बड़े, तो उनमें आप देखोगे पानी का कलर आपको ब्लू कलर का नज़र आता है। तो वो कलर का नज़र आने का रीज़न क्या रहता है आपका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सन का रेडिस दिखना और अपनी जगह से हटके दिखना,
ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो भी हमारा जो पोजीशन रहती है अभी हमने पढ़ा। ये आपका TIR में भी रहता है, रिफ्लेक्शन भी रहता है, रिफ्रैक्शन भी रहता है और साथ में डिस्पर्सन भी रहता है। सभी की कंडीशन में आपको सन की पोजीशन है वो आपको अपीयरेंस नज़र आती है। मींस मॉर्निंग टाइम में जब वो नहीं निकला होता है, राइज होने से पहले हमें नज़र आता है और आफ्टर सनसेट होने के बाद भी हमें नज़र आता रहता है। तो उसके रीज़न काफ़ी रहते हैं। ठीक है, आईज के लिए हमने डायग्राम भाई किया नहीं है, आई विज़न नहीं किए हैं, हमने किया है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सारी चीज़ें जो आई के लिए डायग्राम है, आई विजन्स को कंट्रोल करने के लिए हैं, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहला रहता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होती है और शॉर्ट एपरेचर होता है। ठीक है, जिसको हम सिंगल लेंस में यूज़ करते हैं, जिसका काम होता है किसी भी इमेज की फॉर्मेशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन को इरेक्ट और साइज में बड़ा बना के दिखाना। मींस वर्चुअल पोजीशन पे ये इमेज को दिखाता है। इसमें हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के कहाँ रखते हैं? बीच में। तो ये लेंस उसकी इमेज को कहाँ बना देता है? पीछे की तरफ। फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में हमें निकालनी होती है इसकी मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन क्या कहती है कि कोई भी आपके पास जो आपके पास माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसकी एडजस्टमेंट ऐसी होती है कि आई से जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी ना, वो इमेज हमारी एक ऐसे परफेक्ट विजन पे होनी चाहिए जहाँ से आप इसको क्लियरली देख सकें। और वो परफेक्ट विजन आपका क्या रहता है? डिस्टिंक्ट विजन। वो डिस्टिंक्ट विजन पे मैग्नीफिकेशन बनती है। तो वी कहाँ हो जाएगा आपका? डी पे। वी डी पे तब रहता है जब एम का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? फोकस के आसपास। ठीक है, तो तब यहाँ पे आपकी मैग्नीफिकेशन बनती है। तो इसका भी डेरिवेशन कर चुके हैं हम, कर लेना आप वहाँ से, डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है भाई? कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका एडजस्टमेंट है दो लेंस की। दोनों के दोनों कौन से? कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस को दो तरीके से यूज करते हैं हम। किसके लिए किया जाता है माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट? वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, बहुत टीनी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है वो बहुत हाई मैग्नीफाइड होता है, जिसमें दो लेंस हम कंसिस्ट करते हैं। एक लेंस आपका ऑब्जेक्ट लेंस होता है और एक लेंस आपका ऑब्जेक्ट लेंस होता है और एक लेंस आपका आई लेंस। ये हमने एडजस्टमेंट इनके आगे पीछे की थी, आप इस तरफ से इस तरफ कर सकते हो, आपकी मर्जी। ऑब्जेक्ट लेंस जो रहता है, अच्छा ये ध्यान रखना भाई, ऑब्जेक्ट लेंस वो होता है जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेंस की प्लेसमेंट आप यहां से चेंज कर लें। ये लेंस आपका कौन सा रहेगा? ऑब्जेक्ट लेंस। और ये कौन सा लेंस रहेगा? आई लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, मीन्स इसका एपरेचर बड़ा है। और जो आई लेंस है आपका, ऑब्जेक्ट लेंस का एपरेचर छोटा रहता है और आई लेंस का एपरेचर कैसा रहता है? बड़ा, या उल्टी एडजस्टमेंट रहती है? बड़ा ही रहता है, यही था। चलो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के लिए हमने इमेज यहाँ बनाई। ये जो इमेज बनी है ये किसके लिए है? ऑब्जेक्ट के लिए है। तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए इमेज बनेगी तो इसको क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे वी ओ। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट लेंस के लिए यू ओ, फोकल लेंथ एफ ओ लिखा हुआ ही है, ये इधर इसकी फोकल लेंथ है। आई लेंस के लिए फोकल लेंथ ये रही। इमेज जो बनेगी आपकी यहाँ पे फोकस, आई फोकस और ऑब्जेक्ट फोकस के इन बिटवीन बनती है। ये जो इमेज बनी हुई है किसके लिए है? इनफाइनाइट इमेज के लिए। हमने जो इमेज बनाई थी उसमें क्या किया था? ये रे लाइट को आगे बढ़ाया था और यहाँ से जो रे लाइट आई थी उससे ऐसे काट दिया था और आपकी इमेज यहाँ फॉर्म्ड होगी थी A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन किस किस की? इसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया था, यहाँ पे इसको यहाँ से मिला दिया था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंगल अल्फा, इमेजिव एंगल बीटा, दोनों का कंपैरिजन करके हमने क्या निकाल दी थी? इसकी मैग्नीफिकेशन। ये जो मैग्नीफिकेशन दी गई है ना, ये मैग्नीफिकेशन आपकी
किसके लिए है? आपकी इनफाइनाइट जो इमेज फॉर्म्ड होती हैं उसके लिए है। ठीक है भाई। तो इसमें उसका केस करवा नहीं रखा है, पर डायग्राम समझ आता है, कर चुके हैं हम ये। डेरिवेशन में फिर भी प्रॉब्लम आए तो मंडे को आप ये सारा रिवाइज करके आओगे, ठीक है? मंडे को बता देना भाई। अगला है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप में एडजस्टमेंट उल्टी कर दो। पहले जो एडजस्टमेंट थी ना लेंस की, वो एडजस्टमेंट क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट लेंस को आई लेंस में चेंज कर देंगे और आई लेंस को ऑब्जेक्ट लेंस में, और एडजस्टमेंट करके ये भी डायग्राम आपका फाइनल इमेज के लिए बना रखा है, ठीक है? और फाइनल जो मैग्निफिकेशन रहेगी वो आपकी ये रहती है, ठीक है? हो जाएगा। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या रहता है आपका? जिसमें हम लेंस की जगह क्या यूज कर लेते हैं? किस केस के ऊपर बेस्ड है ये प्रिंसिपल? रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे सारे आपके रिफ्लेक्शन के केस हैं। देखिए, पहले हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट जो की है वो की है इस वाले मिरर की। ये मिरर कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ कहाँ होगी? यहाँ पे। और ये इस फोकस पे क्या चाहता है? रे लाइट को कन्वर्ज करना, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो कन्वर्जिंग मिरर रहता है ये आपका। यहाँ पे हमने एक और मिरर लगा रखा है, कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। इसकी ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसे कर देनी है। ये रे लाइट जब इसके ऊपर आके गिरेंगी तो ये एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी ना। जिस पॉइंट पे इकट्ठी होंगी वहीं पे आपकी क्या बन जाएगी? तो इसमें दो मिरर की एडजस्टमेंट होती हैं, उन मिरर को एडजस्ट करके ये आपके पास टेलीस्कोप बनाया जाता है। इस टेलीस्कोप का दूसरा नाम, इसको कॉसग्रेन टेलीस्कोप भी बोलते हैं, या फिर इसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉसग्रेन इसको आप बोलते हैं। इस टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन रहती है f0 बाई में fe। हमने लिखवाया था माइनस के f0 बाई में fe, तो माइनस जो रहेगा वो सिंबल में यहाँ दे नहीं रखा है। इनमें काफ़ी एक्सप्रेशन में हम माइनस वगैरह ये भूल जाते हैं, पर आपने ध्यान रखना है जिस तरफ की फॉर्मेशन ले रखी है वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस आएगा और राइट हैंड साइड है तो प्लस का रहेगा। ये है आपका भाई। कुछ फॉर्मूले रहते हैं जो इस चैप्टर को आपको कंप्लीट रिवाइज करवाने में हेल्प करते हैं। पहला आपका फॉर्मूला रहता है वो है फोकल लेंथ के साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो देख लें भाई ये जल्दी जल्दी। ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? F इज इक्वल टू आर बाई 2। कैसे है ये? तो एक डायग्राम से आप देख लें। मान लीजिए आपने कोई भी मिरर ले लिया, ये मिरर का फोकस है और ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या लिख सकते हैं? 2F लिख सकते हैं ना, क्योंकि R इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 2F के बराबर होता है। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? R बाय में, फिर आ गया हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला रहता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/। फिर आती है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए दो फॉर्मूले हैं। पहले तो डेफिनेशन के लिए रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश बाय में, एक तो फॉर्मूला रहेगा ये। और डिस्टेंस के कंपैरिजन में फॉर्मूला क्या रहता है? माइनस के v बाय में u, ठीक है? और दोनों के दोनों इक्वल है तो आप इनको इक्वल ये भी लिख सकते हो, v बाय में u माइनस इज इक्वल टू h डैश बाय में h, और ये इसकी टोटल मैग्निफिकेशन, ठीक है? अगला है आपका स्नेल लॉ। स्नेल लॉ पढ़ चुके हैं। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय में, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेना कहाँ से कहाँ है। म्यू एयर टू डेंसर है तो r बाय आई हो जाएगा, अगर डेंसर टू रेयर है तो I बाय आर। ये लिखने का तरीका। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? C बाय में, C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। कितनी वैल्यू रहती है इसकी? V क्या है? मीडियम। मीडियम में अलग अलग रहेगी तो इसको लिखते किससे हैं? V से। निकाल लेना, जैसे ग्लास की कितनी है?
तो ये आपकी रहेगी। ठीक है, लेटरल शिफ्ट के लिए अपने पास भाई हमने किया नहीं है ना, अपने टॉपिक है ये हरियाणा बोर्ड में, ये आपके सिलेबस में नहीं था, तो हमने ये वाले फॉर्मूले नहीं किए थे। ठीक है, नेक्स्ट भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी बताया आप लोगों को, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला जो रहता है भाई क्रिटिकल एंगल निकालने वाला, देख लें एक बार इसको जल्दी जल्दी से, ये थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना तो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहता है, साइन आई बाय में साइन आर, ये रहता है। ठीक है, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केस कौन सा है वो आपने देखना है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस हम यहाँ आई बाय आर रखते हैं तो ये इस केस में जब आर आप 90 पुट करोगे तो म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है, साइन आई के बराबर। ये वो केस है जिसमें लाइट ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, तो इस केस को जब हम पढ़ते हैं कहाँ, डेंसर टू रेयर, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू, अब देखो साइन आई किसके बराबर आ गया, म्यू के बराबर आ गया ना। तो यहाँ पे जब म्यू की वैल्यू हम रखते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं म्यू रखूं तो म्यू इज इक्वल टू साइन सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इंडेक्स के लिए है। और जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं म्यू इज इक्वल टू, तो ये आपका साइन आर बाय में क्या रहेगा, साइन आई। साइन आई क्या रहता है आपका, क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट, कहाँ, डेंसर टू रेयर केस में, और डेंसर से रेयर में जाएगा तब कब ये सी में चेंज होता है, जब रिफ्रैक्शन एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, साइन सी के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। फिर आता है आपका भाई रिलेशन बिटवीन म्यू यू वी आर, मीन्स आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस में इनका रिलेशन हम कई केसेस में पढ़ चुके हैं, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, उन सभी को मिला के एक फॉर्मूला बनता है, उसको बोलते हैं लेंस मेकर। लेंस मेकर फॉर्मूला आपका रहता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर 1 माइनस के 1 बाई आर 2। यहाँ पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, इसीलिए इसी का माइनस वर्जन यूज़ कर रखा है। एफ फोकल लेंथ है, R1 और R2 क्या है आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, डिफरेंट सरफेस के लिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। अगला है आपका पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस पढ़ते हैं तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला भाई क्या रहता है हमारा, जो हमारा 1 बाई एफ बना था उसी को हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ये आपका एक एंगल ड्रा होता है जो कंपैरिजन देता है ऑब्जेक्ट हाइट और डिस्टेंस के बीच में, जहाँ इमेज आपकी फॉर्म्ड हो, फोकल लेंथ डिस्टेंस के बीच में। तो उससे हमने सोल्व किया था P इज इक्वल टू 1 बाई एफ, या टेन थीटा लगा के आपको बना के दिखाया था H बाई H। क्या रखा था फिर हमने, H को क्या रखा था, 1 के बराबर रखा था। इसको आप 1 के बराबर पुट कर दो तो आपके पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा P इज इक्वल टू 1 बाई, ये जो F है ये किस में आएगी, ये आपके मीटर में आएगी। ठीक है, ध्यान रखना ये। फिर है आपका भाई लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला सिंपली आपको याद होगा, 10th वाला भी रहता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस के 1 बाई यू। ये फिर आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस के लिए, उसके लिए क्या थी, माइनस के वी बाई यू, इसके लिए क्या रहेगी, वी बाई यू, और इसके लिए मैग्निफिकेशन हाइट कंपैरिजन में एच डैश बाई एच। ठीक है, यहाँ पे भाई अगले भाई आपके फॉर्मूले की लिस्ट ये है। अगला है व्हेन टू थिन लेंस, अगर दो थिन लेंस को पास कॉन्टैक्ट में रखा जाता है तो किया था डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर फॉर्मूला ये बनता है तो इनकी पावर भी क्या रहेंगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगला बोले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस में D बाई 2। D क्या है, यहाँ पे डेविएशन है बाई 2, और डेल A बाई में 2। ठीक है, ये डेविएट रहेगा आपका, ये प्रिज्म एंगल है। मैग्निफिकेशन फिर सिंपल की, कंपाउंड की, और माइक्रोस्कोप की, टेलीस्कोप की, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। When two lenses are kept at small distance d, जब दो लेंस को एक स्मॉल डिस्टेंस d के साथ रखा जाता है तो उनके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा,
वही सेम है, 1/f f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। पहले 1/f निकाल लें किसके लिए, एक लेंस के लिए, फिर दूसरे के लिए निकालेंगे, दोनों का उठा के ऐड करोगे तो ये फॉर्मूला आपके पास फॉर्म्ड होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस के डी बाई में f1/f2। यहाँ ये चेंज क्यों हो रहा है फॉर्मूला, क्योंकि लेंस फॉर्मूला माइनस में होता है, उसमें तो सीधा ऐड करना था ना दोनों का उठा के, इसमें तो वैल्यू रख के आप जब सोल्व करोगे ना तो वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगी, पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन ड्राइव होगा, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। इसको करोगे ना तो करो तो ऐसे कर लेना, जो भी आप लेंस को पास में रख रहे हो, ये आपने ये लेंस लिया और ये लेंस लिया, देखिए जब दो लेंस को रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाएगा, ये लेंस क्या करेगा, इसी की इमेज को मैग्नीफाई करेगा ना, तो इसके लिए जो फोकल लेंथ यूज करेंगे वो ये वाली करेंगे, इस तरफ वाली, इसके लिए जो फोकल लेंथ यूज करेंगे वो इस तरफ, तो इसका लेंस फॉर्मूला 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस के 1/u1। ऐसे ही दूसरे वाले लेंस के लिए बनाओगे तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस के 1/, अब v2 किस क्या है, v1 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो v2 रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह v1 हो जाएगा। अब देखो इसको सेम पॉसिबिलिटी में जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको इनकी फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इधर तो फोकल लेंथ ये यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए फोकल लेंथ इस तरफ की पॉजिटिव यूज़ की जाएगी, ठीक है, और फिर वही डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है। कोई ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है नहीं है, दो लेंसों का हमारे पास कोई अगर कॉम्बिनेशन है तो या तो टेलीस्कोप है या फिर क्या है, माइक्रोस्कोप है। तो ये आपका रिवीजन रहता है भाई, ये पूरा रिवीजन आप लोगों ने करना है कल संडे को, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है ये करके देख लेना आप लोग, अगर हों तो हो जाएंगे सभी के सभी क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो होने लायक ना हो, इनमें सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये रहता है भाई आपका इस वाले चैप्टर का रिवीजन। आगे जो अब हम शुरू करने वाले हैं ना, आगे जो हम पढ़ेंगे अब वो भाई आपका पता नहीं समझ आएगा कि नहीं, मेरे को तो